हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 10 ऑफ मार्शले मैजिक एंड मसल। गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट कि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इसके एक एक चीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये एपिसोड ये डिजर्व करता है। आज तक हमने इस सीरीज के बारे में जो भी जाना आज उसे हम वापस याद करेंगे क्योंकि ये एपिसोड उन सारे चीजों को कनेक्ट करता है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं एपिसोड की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रोफेसर और इनोसेंट जीरो आमने सामने थे। प्रोफेसर ने इनोसेंट जीरो के एक मेंबर को जो एडम के बॉडी को मैजिक के लिए यूज कर रहा था उसे स्पेस मैजिक से हरा दिया था। दूसरे तरफ मैश उस येलो बाल वाले मर्डरर को भी जैसे तैसे करके हरा ही दिया था। और अब आगे सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही डिवाइन विशनरी जो कि इस दुनिया का आर्मी कमांडर था। वो उस जज के सर्वेंट के साथ मैजिक स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जज का सर्वेंट उस डिवाइन विशनरी के आगे होता है। जब वो मैजिक स्कूल के सामने आ ही जाते हैं अचानक से वो जज का सर्वेंट एक जगह रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका टाइम रुक गया था। जी हाँ, ये सर्वेंट इनोसेंट जीरो के मैजिक के अंदर चला गया था। वो डिवाइन विशनरी भी इस स्पेल के अंदर आ जाता है पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उसे ये मैजिक इफेक्ट नहीं करता। उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता पर जब वो सामने कुछ चिड़ियों को देखता है जिनका टाइम भी रुका हुआ था उसे समझ में आ जाता है कि ये तो इनोसेंट जीरो का टाइम मैजिक है और जिनका मैजिकल पावर उतना ज्यादा नहीं वो सब इस स्पेल का शिकार बन गए थे। खैर वो डिवाइन विशनरी उस स्टेडियम के ग्राउंड पे आ जाता है। वो वहां पहुंचने के बाद वो सारे लोग जो लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे थे सबको तालियां देता है। अचानक वो पूछता है कि मैश कहाँ गया, कहीं उसे इनोसेंट जीरो ने कुछ कर तो नहीं दिया। पर उसे बताया जाता है कि मैश तो आराम से बैठ के एक क्रीम बन खा रहा होता है। उसके सामने वही येलो बाल वाला इनोसेंट जीरो का मेंबर बेहोश पड़ा होता है। खैर ये देखकर उस डिवाइन विशनरी जो कि इस दुनिया का आर्मी कमांडर होता है उसके दिल को सुकून मिलता है। वो येलो बाल वाला डिवाइन विशनरी फिर से पूछता है कि मैश तो ठीक है पर हेडमास्टर कहाँ है। दूसरे लोग उस डिवाइन विशनरी को बताता है कि हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के साथ यहाँ से कहीं दूर चला गया है ताकि स्टूडेंट्स को उनके मैजिक इफेक्ट ना करे। वो सब हेडमास्टर को ढूंढने का तय करते हैं पर उनके सामने एक प्रॉब्लम था। उन्हें पता नहीं था कि हेडमास्टर इनोसेंट जीरो को लेके कहाँ चला गया है। मैश कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा। वो पूछते हैं कैसे, तो वो कहता है अपने मसल से। मैश ये कहते ही वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। उस चश्मिश वाले डिवाइन विशनरी को भरोसा नहीं होता कि एक बंदा जिसे मैजिक करना नहीं आता वो हेडमास्टर को वक्त रहते कैसे ढूंढेगा। वो ये जिम्मेदारी खुद के हाथों पे ले लेता है और वो उस येलो बाल वाले इनोसेंट जीरो के मेंबर जो कि बेहोश पड़ा था उसके सामने चला जाता है ताकि वो उससे पूछताछ कर पाए। और वो उसे जब जगाने के लिए अपना सेंट मैजिक उसके ऊपर फेंकता है उसके आसपास उसे एक शील्ड दिखाई मिलता है। अचानक से वो येलो बाल वाला मर्डरर एक स्पेल के कारण वहां से गायब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि इनोसेंट जीरो का कोई ना कोई मेंबर तो अब भी स्टेडियम में कहीं छुपा हुआ था। इसलिए वो सब लेंस और दोत को भी चौकन्ना कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई चोट ना पहुंचा सके। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है फिर से प्रोफेसर और इनोसेंट जीरो के बीच में फाइट। एक तरफ मैश जंगल में भाग रहा होता है ताकि वो प्रोफेसर को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। यह इनोसेंट जीरो प्रोफेसर से कहता है कि लाजवाब, तुमने जैसे मेरे इनोसेंट जीरो के एक मेंबर और एडम को अपने स्पेस मैजिक से यहाँ से गायब कर दिया। दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। हेडमास्टर इनोसेंट जीरो से कहता है कि ये तो कुछ नहीं, अब तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। और ये कह के वो फिर से अपने मास्टर एडम के बातों को याद करता है कि तुम ताकतवर हो और तुम्हें कमजोरों की रक्षा करना है। और जब हेडमास्टर ये सब सोच ही रहा होता है इनोसेंट जीरो उसके ऊपर अपना टाइम मैजिक करता है ताकि वो हेडमास्टर को एक जगह पर रोक दे। हेडमास्टर भी कम नहीं होता, वो स्पेस मैजिक से खुद को इनोसेंट जीरो के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और उसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है। गाइस ब्लाइंड स्पॉट उसे कहते हैं जहां आपके आंखें नहीं देख सकते
क्योंकि हमारे दोनों आंखें बस 180 डिग्री हमारे आगे देख सकते हैं, इसलिए अगर कोई आपके पीछे आ जाए तो हम उसे ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं। वैसे ही प्रोफेसर इनोसेंट जीरो के ब्लाइंड स्पॉट पे आ गया था। वो उसके ऊपर अपने स्पेस मैजिक से हमला करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे इस स्पेस से गायब कर दे। प्रोफेसर अपना हमला इनोसेंट जीरो की तरफ करता है, पर जब हमला खत्म होता है उसे दिखता है कि इनोसेंट जीरो उसके पीछे आ गया था। हमें जानने को आता है कि इनोसेंट जीरो ने टाइम को पीछे करके खुद के बॉडी को वही ला दिया था जहां वो प्रोफेसर के हमला करने से पहले था, और अब वो प्रोफेसर के ब्लाइंड स्पॉट पे आ गया था। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो प्रोफेसर के हाथों पे अपना टाइम मैजिक लगा देता है और बस प्रोफेसर के हाथों पे टाइम को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि प्रोफेसर का हाथ बूढ़ा होने लगता है और प्रोफेसर का लेफ्ट साइड पूरा बूढ़ा हो जाता है। प्रोफेसर को समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर कोई भी अटैक कर ले, इनोसेंट जीरो टाइम के साथ खेल के उसके अटैक से बच जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि मैं अपने मैजिक से आसपास के पूरे स्पेस को ही गायब कर दूंगा ताकि इनोसेंट जीरो कहीं मैजिक ना कर पाए। वो ये करता तो है और मैजिक के खत्म होते ही इनोसेंट जीरो वहां से गायब हो जाता है। पर वो जब थोड़ा ध्यान देता है, इनोसेंट जीरो फिर से उसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ जाता है। इनोसेंट जीरो ने फिर से इस बार टाइम को पीछे करके खुद को बचा लिया था और अब फिर से वो हेडमास्टर के लेफ्ट हाथ पे अपना टाइम स्पेल कास्ट करता है और फ्यूचर को और भी आगे बढ़ा देता है। प्रोफेसर का लेफ्ट बॉडी जो कि बूढ़ा हो गया था, अब इस मैजिक के चलते दस्त में बदल के वहां से गायब हो जाता है। अब इस लड़ाई में प्रोफेसर का लेफ्ट हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था। इनोसेंट जीरो हेडमास्टर से कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ और मैंने पावरफुल बनने के लिए अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। मैंने वो सब सेक्रीफाइसेस की जो मुझे खुद को ताकतवर बनाने में लगाना था, पर तुम बुद्धू हो क्योंकि तुमने खुद को ध्यान देने के अलावा दूसरों पे ध्यान दिया, दूसरों की मदद की, और इस तरीके से आज तुम मुझसे कमजोर हो गए और मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर। प्रोफेसर मुस्कुराता है, वो फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि प्रोफेसर बचपन से एक बहुत ही ज्यादा बीमार बच्चा था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसे लगता था कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए इससे पहले कि दुनिया उसे रिजेक्ट करता, उसने दुनिया को रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी से बातें नहीं करता था और इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जाता था। पर ये सब चेंज होने वाला था क्योंकि उसके लाइफ में आने वाला था उनका फ्यूचर मास्टर एडम। एडम हर वक्त उसके सामने आता था, उसे कुछ एनिमल फैक्ट्स बताता था, जैसे कि सुअर आसमान में नहीं देख सकते क्योंकि उनका गला ऊपर मुड़ नहीं पाता, और ये कहते ही वो हेडमास्टर से स्कूल आने के लिए कहता। हेडमास्टर नहीं मानता। एडम फिर से उसके साथ आता और फिर एक फैक्ट बताता कि अगर डॉल्फिन स्विमिंग करना बंद कर दे तो वो डूब जाएंगे। उसके बाद वो हेडमास्टर से फिर से स्कूल आने के लिए कहता। कभी कभी हेडमास्टर गुस्से में एडम से बहुत ही ज्यादा खराब सलूक करता, पर भी एडम ने उसके ऊपर कभी हार नहीं माना था। मौसम खराब क्यों ना हो जाए, पर भी एडम हेडमास्टर के सामने आता था, उसे मोटिवेट करता था ताकि वो स्कूल आ पाए। ऐसे ही करके बहुत दिन बीत गया था। छोटा हेडमास्टर एडम से एक दिन पूछता है कि आप ये क्यों करते हो, मुझे स्कूल आने के लिए बार बार क्यों कहते हो, मैं स्कूल आके भी क्या करूँगा, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। एडम मुस्कुराते हुए छोटे हेडमास्टर से कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। छोटा हेडमास्टर पहली बार थोड़ा मुस्कुराता है। एडम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब हेडमास्टर ने मुस्कुराया था, और ऐसे करके एडम ने हेडमास्टर के सोच को बदला था और उसे बचाया था। कट टू द प्रेजेंट, हेडमास्टर इनोसेंट जीरो को समझा रहा होता है यही बात कि तुम तो खुद के लिए जीते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, तुम जी सकते हो, पर आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो बस उन लोगों के वजह से है जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं सांसें ले रहा हूँ, तब तक मैं कमजोरों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। और ये कहते ही प्रोफेसर अब तक का सबसे बड़ा स्पेल कास्ट करता है, स्पेसिस थर्ड। अभी तक हम लोगों ने गाइस सेकेंड स्पेल तक मैक्सिमम देखा था और वो भी कितना ज्यादा पावरफुल था, और ये तो थर्ड स्पेल था। ट्रिपल लाइनर्स तो किया, 4 लाइनर्स भी इस मैजिक को नहीं कर पाते थे। खैर
इसके बाद हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो के आसपास पूरा जगह बदल जाता है स्पेस मैजिक से। वहाँ हमें पूरा यूनिवर्स दिखता है। यहाँ यूनिवर्स का हर पॉसिबल स्पेस होता है और वहाँ हमें दिखता है बहुत ही बड़े बड़े 2 हाथ, एक चमकता हुआ मास्क और एक बहुत ही बड़ा यूरेनस। जी हाँ, ये होता है यूरेनस। और गाइस, मैं अब आप सबको थोड़ा ज्ञान बांटना चाहता हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी में यूरेनस सभी ग्रीक गॉड्स का पिता होता है और यूरेनस पूरे आसमान पे, पूरे स्पेस पे, पूरे यूनिवर्स पे राज करता है। और इस यूरेनस का शेप आपने शायद कहीं देखा होगा। अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। खैर, यह होता है हेडमास्टर का थर्ड स्पेल, स्पेसेस थर्ड। स्पेसेस थर्ड यूरेनस इनकार्नेशन। ये कहते ही बहुत बड़ा यूरेनस हेडमास्टर के पीछे आ गया था। इनोसेंट जीरो हेडमास्टर की तरफ अपना एक टाइम स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस जगह पर हेडमास्टर सारे स्पेस को कंट्रोल कर सकता था। आसपास के स्पेस उस स्पेल को गायब कर देते हैं। इसके बाद हेडमास्टर एक बहुत ही बड़ा स्पेल कास्ट करता है, यूरेनस वर्ल्ड डिलीट। और ये स्पेल वो इसलिए कास्ट करता है ताकि इनोसेंट जीरो और उसके मेंबर्स का नामो निशान वो इस दुनिया से मिटा पाए। हेडमास्टर के ये कहते ही भगवान यूरेनस इस काम में लग जाता है। हेडमास्टर का स्पेल पावर अप होना शुरू हो जाता है। उसका ताकत बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। पर अचानक ये सब प्रोसेस रुक जाता है। हेडमास्टर और उनका यूरेनस भी नहीं हिल पा रहा था। और ये सब क्या था? इनोसेंट जीरो ने उसने यूनिवर्स के सारे स्पेसेस और हेडमास्टर और उनके यूरेनस को भी अपने टाइम स्पेल से रोक दिया था। गाइस, मुझे पता था कि इनोसेंट जीरो बहुत ही पावरफुल है, पर इतना पावरफुल ये मैंने नहीं सोचा था। इसके बाद इनोसेंट जीरो हेडमास्टर के ऊपर अपने स्पेल से अटैक करता है, टाइम्स एरो रेन। और ये कहते ही बहुत सारे नुकीले टाइम स्टोन्स हेडमास्टर के तरफ बढ़ जाते हैं और इससे बहुत सारे टाइम स्टोन्स हेडमास्टर के पेट पे चला जाता है। अब इनोसेंट जीरो ने हेडमास्टर को इंज्योर कर दिया था। इनोसेंट जीरो चैन की सांस लेता है और उसे जब लगता है कि वो बच गया है, वो देखता है कि हेडमास्टर के मैजिक अब भी पावर अप हो रहा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो चौंक जाता है, क्योंकि अगर आप किसी जादूगर को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दो तो उसका मैजिक भी खत्म हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। हेडमास्टर मुस्कुराता है, अपना चेहरा ऊपर उठाता है और इनोसेंट जीरो को मुस्कुराते हुए कहता है, ये जो तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे मार दोगे और मेरा मैजिक बंद हो जाएगा, ये बस छोटे मोटे स्पेल्स पे काम करता है। मेरा स्पेल थर्ड है और इसलिए अगर इसमें मैं मर भी जाऊं तब भी ये मैजिक रुकने वाला नहीं है। मुझे बस अपने जादुई छड़ी में अपना पूरा मैजिक डाल देना है। उसके बाद ये मैजिक अपने आप काम करते चला जाएगा। मैं मानता हूँ इसमें मेरी जान भी जा सकती है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडमास्टर जानता था कि इसमें उनका जान भी जा सकता है, पर यहाँ वो पीछे नहीं हटने वाले थे, क्योंकि उनके कंधों पर सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। वो इनोसेंट जीरो से कहता है, तुम्हें कुर्बानी के बारे में क्या पता, पर मैं ये उनके लिए करना चाहता हूँ जो सेल्फलेस है। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अच्छाई की कोई जगह नहीं, पर मैं जानता हूँ कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दिल सच्चा और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है मेरे ही स्कूल पे जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने जान पे खेल के अपने दोस्त को वो बचाता है, जैसे कि लेंस दोत। एक और बंदा है मैश, और वो डिवाइन विजनरी इसलिए बनना चाहता है ताकि जादुई शक्ति नहीं होने के बावजूद वो अपने बूढ़े पिता के साथ आराम से जी पाए। और जैसे मेरे मास्टर सोचते थे कि आपको मैजिक करना आता हो या नहीं आता हो, आपको जीने का बराबर अधिकार है। मैं ऐसा दुनिया बनाना चाहता हूँ ताकि वो लोग जो कमजोर हैं, जिन्हें लोग उनके कमियों के कारण पसंद नहीं करते, वो सब भी आराम से जी सके। और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये कह के हेडमास्टर एक आखिरी बार अपने मास्टर को याद करता है और खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। एक जोरों का धमाका होता है। हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो उस धमाके की वजह से वहां से गायब हो जाते हैं। ये धमाका बाहर भी सबको दिखता है। सबको पता चल रहा होता है कि ये स्पेस मैजिक तो हेडमास्टर का है, पर सिर्फ रेन एम्स को पता होता है कि इतने बड़े मैजिक करने के लिए हेडमास्टर ने
खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। पर वो स्पेस मैजिक जिसको पूरे दुनिया पे छा जाना चाहिए था, अचानक से वापस छोटा हो जाता है और गायब हो जाता है। आसमान में हमें दिखता है कि हेडमास्टर अब भी बचा हुआ था। गाइस, मैंने जब ये देखा मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि हेडमास्टर अब तक जिंदा थे। हेडमास्टर इस चीज को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि अब भी उसके आगे खड़ा था इनोसेंट जीरो। हेडमास्टर सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनोसेंट जीरो मुस्कुराते हुए कहता है, बुड्ढे, तुम्हें मेरे पावर के बारे में थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। और ये कहते हुए इनोसेंट जीरो हेडमास्टर की तरफ अपने स्पेल टाइम्स एरो रेन से फिर से हमला कर देता है। हेडमास्टर एक आखिरी बार अपने पूरे ताकत को इकट्ठा करता है और अपने जादुई छड़ी को पकड़ते हुए स्पेस मैजिक के हेल्प से उन स्टोन्स को वहां से गायब कर रहा होता है और उन स्टोन्स को डॉज कर रहा होता है। पर क्योंकि हेडमास्टर बहुत ही कमजोर हो गया था, उसके स्पेस मैजिक से बचते हुए एक टाइम स्टोन उसके पेट पे आकर लग जाता है। हेडमास्टर का जादुई छड़ी अब नीचे गिर जाता है। हेडमास्टर कोशिश करता है वापस लड़ने की, पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, वो नीचे गिर जाता है। इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को उसके बालों से पकड़ता है और कहता है, तुम और तुम्हारे मास्टर एडम ये जो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ सब बराबर से जिएंगे, वो अब पूरा नहीं हो पाएगा। ये सपना तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर के मौत के साथ यही दफन हो जाएगा। हेडमास्टर आंखें बंद करते हुए एक आखिरी बार अपने मास्टर एडम को मुस्कुराते हुए याद करता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो रोने लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो हार गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने मास्टर के सपनों को साकार करने में नाकाम हो गया था। वो सोच रहा था कि मास्टर, आपके सोच में कुछ भी तो गलत नहीं था कि ऐसे तुच्छ प्राणी जैसे कि इनोसेंट जीरो हमसे जीत रहे हैं। और इनोसेंट जीरो ये कहते ही एक बहुत ही नुकीला टाइम स्टोन हेडमास्टर के सिर के सामने ला देता है। अब कोई चारा नहीं रह गया था। अचानक से इनोसेंट जीरो के चेहरे पे किसी ने अपने नी से मार दिया था। टाइम रहते मैश ने इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर को ढूंढ लिया था और शायद ये इसलिए हुआ था क्योंकि हेडमास्टर का जादुई छड़ी जंगल पे गिर गया था, जिससे मैश को पता चल गया था कि हेडमास्टर कहाँ पे है। इससे वो टाइम स्टोन जिसे इनोसेंट जीरो ने हेडमास्टर के सिर पे रखा था वो बहुत ही दूर उड़ जाता है। हेडमास्टर मैश से कहता है, मैश तुम आ गए। मैश कहता है, जी हाँ मैं आ गया। और वो हेडमास्टर को याद दिलाता है, हेडमास्टर शायद आपको याद होगा कि जब मैं इस मैजिक स्कूल में फर्स्ट टाइम आया था और जब आप मेरे फाइनल टेस्ट ले रहे थे, उस वक्त आपने पूछा था कि मैं तब क्या करूंगा जब मेरे सामने मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान आ जाएगा। शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं उससे अपने पूरी ताकत से लड़ूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक सामने वाला हार ना जाए। और गाइस, इसी तरीके से हो जाता है इस एपिसोड का अंत। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। मुझे भी इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हुए काफी खुशी हुई और काफी अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हेडमास्टर और मैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल इनोसेंट जीरो को कैसे करके हराते हैं, क्योंकि अब सभी चीजों का जड़ बन गया था इनोसेंट जीरो। हेडमास्टर ने अपना थर्ड स्पेल भी कास्ट कर दिया था, पर अब तक इनोसेंट जीरो के ऊपर एक भी खरोच नहीं आया था। और ऊपर से स्टूडेंट्स के बीच स्टेडियम में इनोसेंट जीरो का एक मेंबर अब भी छुपा हुआ था। तो देखने को बहुत कुछ है, बचा है 2 एपिसोड्स। और अगर आपको इन एपिसोड्स को मेरे अंदाज में देखना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस नोटिफिकेशन बेल को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा कल। तब तक के लिए आई लव यू सो मच।